हेलो गाइस, आज हम जो सीरीज एक्सप्लेन करने वाले हैं इसमें हम 6 लोगों को देखते हैं जो मौत का खेल खेलने वाले हैं। हर राउंड खत्म होने के बाद जो भी जिंदा बचेगा उसे 10 करोड़ येन मिलेंगे और ये अमाउंट बढ़ता रहेगा। तो आइए देखते हैं ये अपनी जिंदगी का जुआ किस तरह खेलते हैं। मेज पर रखे 8 पानी के गिलासों में से एक में कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड भरा हुआ था। उनका काम था कि किसी भी एक गिलास को बिना देखे चुने और पी जाएं। उन्हें नहीं पता था कि किसकी मौत होगी, लेकिन करोड़ों येन का बड़ा इनाम इन कर्ज में डूबे लोगों के लिए अपनी जान जोखिम में डालने के लिए काफी था। लेकिन तभी तदायासु ने खेल रोक दिया। वो अपनी किस्मत पर भरोसा नहीं करता था, इसलिए उसने सामने बैठे कोमाकी से गिलास बदलने का प्रस्ताव दिया। चूंकि ये नियमों के खिलाफ नहीं था, एजी ने भी ऐसा करने की इच्छा जताई। संयोग से कोने में बैठे ज़ेनिया के मन में भी यही ख्याल आया। जब सबने अपने गिलास आपस में बदल लिए तो होस्ट तत्सुनोसुके ने खेल की आधिकारिक शुरुआत की घोषणा की। नियम था कि अगर कोई गिलास में पानी छोड़ देता है तो उसे इनाम से बाहर कर दिया जाएगा। इसलिए सभी ने एक ही बार में पूरा गिलास पी लिया। अब बस 2 मिनट इंतजार करना था कि किसी जहर का असर होता है। सबसे पहले असर एजी पर हुआ, जिसने बस दूसरों की नकल की थी। मरने से पहले एजी ने ज़ेनिया की ओर गुस्से से देखा। अगर ज़ेनिया ने गिलास बदलने की जिद न की होती तो एजी की मौत ना होती। जब सब एजी की दर्दनाक मौत देखकर डर गए तो तत्सुनोसुके ने प्रतियोगिता का नतीजा घोषित किया। एजी की मौत देखकर बाकी सभी जोर से हंस पड़े, क्योंकि इसका मतलब था कि हर किसी को अब करोड़ों येन मिलेंगे। लेकिन उनकी खुशी ज्यादा देर तक नहीं टिकी, क्योंकि ये तो बस खेल का पहला स्तर था। आगे के हर स्तर में और भी खतरनाक और दर्दनाक मौतें होने वाली थीं, और इन सब में कोई रणनीति नहीं, सिर्फ किस्मत का खेल था। पहले स्तर का इनाम एरिको के सारे कर्ज चुकाने और आराम से जिंदगी बिताने के लिए काफी था, इसलिए उसने खेल छोड़ने का फैसला किया। तत्सुनोसुके ने बताया कि हर स्तर का इनाम 100 मिलियन येन का है, और जितने कम लोग बचेंगे उतना बड़ा हिस्सा बाकी बचे खिलाड़ियों को मिलेगा। साथ ही जो लोग मर जाएंगे उनका इनाम बाकी लोगों में बांट दिया जाएगा। जब सब इस बात पर चर्चा कर रहे थे कि हर राउंड में कितना कमा सकते हैं, तभी एरिको, जो जा चुकी थी, अचानक वापस आ गई। उसने कहा कि अब उसके लिए पैसा जरूरी नहीं, वो अब खेल के रोमांच के लिए खेलना चाहती है। लगता था कि अब एरिको एक सच्ची जुआरी बन चुकी थी। खेल का दूसरा दौर शुरू हुआ। सभी ये देखकर हैरान रह गए कि उनके सामने तकियों का ढेर था। तत्सुनोसुके ने हर किसी को एक पैकेट दिया। जैसे ही सबने पैकेट खोला, अंदर से एक पिस्तौल निकली। ये दौर था रशियन रूलेट का। नियम आसान था। हर पिस्तौल में सिर्फ एक गोली थी। सिलेंडर घुमाओ, बंद करो और अपनी कनपटी पर निशाना लगाओ। सभी को एक साथ ट्रिगर दबाना था। जो मर गया वो बाहर। तकिए इसलिए रखे गए थे ताकि खून इधर उधर ना फैले। जैसे ही खेल शुरू होने वाला था, कोमाकी ने फिर गन बदलने का सुझाव दिया। ज़ेनिया उठ ही रहा था कि तदायासु ने उसे रोक दिया, क्योंकि वो खुद कोमाकी से गन बदलना चाहता था। आखिर में कोमाकी ने तदायासु को चुना। ज़ेनिया के उदास चेहरे को देखकर आयना ने उसके साथ गन बदलने की पेशकश की। सबने गन बदल ली, तकिए रखे और अपनी कनपट्टी पर निशाना लगाया। पहला राउंड बिना किसी घटना के खत्म हुआ। किसी की मौत नहीं हुई तो खेल आगे बढ़ा। दूसरा राउंड भी बिना गोली चले निकल गया। अब कुछ लोग डरने लगे, जबकि कुछ और उत्साहित हो गए। ज़ेनिया ने उठकर जाने की कोशिश की, लेकिन तत्सुनोसुके ने मना कर दिया। एक बार खेल शुरू हो जाए तो कोई बाहर नहीं जा सकता। तीसरा राउंड शुरू हुआ। आखिरकार एक गोली चली। मरी हुई थी आयना, वही जिसने ज़ेनिया से गन बदली थी। किसी ने उसकी मौत पर दुख नहीं जताया। बाकी बचे लोग हंस पड़े, क्योंकि अब हर किसी की कमाई में 17 मिलियन येन और बढ़ गए थे। लेकिन उनकी खुशी ज्यादा देर नहीं टिकी, क्योंकि अब तीसरा और भी डरावना राउंड शुरू हुआ। अब सिर्फ 6 खिलाड़ी बचे थे और सामने 6 पूल थे। नियम था कि हर कोई एक पूल चुने और उसमें कूदे। जैसे ही खेल शुरू होगा, पूल के ढक्कन बंद कर दिए जाएंगे। अगर कोई सांस नहीं रोक पाए तो वो ढक्कन खोल सकता है। जो सबसे लंबे समय तक सांस रोकेगा उसे 10 मिलियन येन का बोनस मिलेगा। लेकिन ये मौत का खेल था, तो इतना आसान नहीं हो सकता था। 6 पूलों में से एक का ढक्कन बंद होने के बाद दोबारा नहीं खुलेगा। मतलब जो उसमें जाएगा वो डूब कर मर जाएगा। कहा जाता है कि दम घुटना सबसे दर्दनाक मौत होती है। ये सुनकर कोमाकी डर गया और पीछे हट गया। लेकिन एरिको उत्साहित दिखी और सबसे पहले एक पूल चुन लिया। कुछ देर सोचने के बाद उसने कोने वाला पूल सबसे सुरक्षित मानकर उसमें उतरने का फैसला किया। लेकिन अजीब बात यह थी कि एरिको ने यह पूल कोमाकी को दे दिया। उसने अपना गुड लक चार्म भी उसे पकड़ा दिया और खुद किसी भी दूसरे पूल में कूद गई। उसी समय ज़ेनिया ने घोषणा की कि वो सबसे आखिर में चुनेगा।
गया। चालाक तदायासु ने फिर से चाल चलने की कोशिश की। उसने तत्सुनोसुके से पूछा कि अगर वो होता तो कौन सा पूल चुनता। तत्सुनोसुके ने जवाब दिया कि चाहे वो रेस्टरूम हो या बार, वो हमेशा दरवाजे के सबसे पास वाली जगह चुनता है। ये सुनकर तदायासु को समझ में आ गया कि उसे बेवकूफ बनाया गया है और तत्सुनोसुके ने जल्दी से सफाई दी कि उसे भी सही जवाब नहीं पता था। लेकिन तदायासु ने बिना सोचे समझे अपने पास वाला पूल चुन लिया और उसमें कूद गया। अब सिर्फ 3 लोग बचे थे। ताइची को कोमाकी के पास रहना था, इसलिए उसने पूल नंबर 2 चुना। योको ताइची के पास रहना चाहती थी, इसलिए उसने पूल नंबर 3 लिया। अब केवल पूल नंबर 4 खाली रह गया, इसलिए ज़ेनिया को मजबूरन उसी में कूदना पड़ा। वो डर से कांप रहा था। तत्सुनोसुके ने काउंटडाउन पूरा किया और सबने गहरी सांस लेकर पानी में डुबकी लगा ली। ऊपर से ढक्कन अपने आप बंद हो गए। टाइमर शुरू हुआ और सब 10 मिलियन येन अतिरिक्त जीतने के लिए सांस रोकने की कोशिश करने लगे। अब ये खेल इच्छा शक्ति की परीक्षा बन चुका था। 50 सेकंड बाद सबसे पहले तदायासु ने हार मान ली और ढक्कन खोलकर सांस ली। वो भाग्यशाली था क्योंकि उसका ढक्कन खुल गया। इसके बाद एरिको भी ज्यादा देर तक नहीं रुक सकी। कुछ ही देर में ताइची और कोमाकी ने भी अपने अपने ढक्कन खोल दिए। अब सिर्फ योको और ज़ेनिया बचे थे, लेकिन उनमें से एक का ढक्कन नहीं खुल रहा था, यानी उनमें से एक की मौत तय थी। दोनों अपनी आखिरी हद तक पहुंच चुके थे और एक साथ ऊपर आने की कोशिश करने लगे। योको भाग्यशाली रही, लेकिन ज़ेनिया की किस्मत बुरी थी। सबकी आंखों के सामने वो डूबकर मर गया। सोचिए, उसने मरते वक्त कितना डर और निराशा महसूस की होगी। जीवन और मृत्यु के ऐसे खेल बहुत बेरहम होते हैं। मरने वाले के लिए किसी को दुख नहीं होता, बल्कि बाकी लोग राहत की सांस लेते हैं और हंसते हैं कि वो बच गए। ये तो बस तीसरा राउंड था और हर खिलाड़ी की इनामी राशि पहले ही 24 मिलियन येन तक पहुंच चुकी थी। योको को सबसे लंबे समय तक सांस रोकने के लिए 10 मिलियन येन अतिरिक्त मिले। जब लोग बिना मेहनत के पैसा कमाने के आदी हो जाते हैं तो रुकना मुश्किल होता है। अब तक खिलाड़ी पूरी तरह पागलपन की हद तक पहुंच चुके थे। उन्हें खेल के खतरों की कोई परवाह नहीं रही थी। जल्द ही चौथा और सबसे रोमांचक राउंड शुरू हुआ। आयोजकों ने एक नए सदस्य को बुलाया। ये टोमोया कोई साधारण खिलाड़ी नहीं था। वो पहले 3 बार जीत चुका था। इतनी बार जीवित बचना मतलब या तो उसकी किस्मत बहुत अच्छी थी या फिर वो बहुत कुशल था। ये जानकर बाकी खिलाड़ियों ने टोमोया को शामिल करने का विरोध किया। टोमोया ने कहा कि वो 100 मिलियन येन एंट्री फीस के रूप में देगा। इससे अगले खेल की इनामी राशि दोगुनी हो गई। पैसा देखकर सबका विरोध तुरंत खत्म हो गया। खेल शुरू हुआ। कमरे के बीचों बीच 6 कुर्सियां रखी गई थीं, जिनमें से एक में बिजली का झटका लगाने वाला तार लगा था। स्विच दबाते ही 10,000 वोल्ट का झटका लगता और उस पर बैठा व्यक्ति तुरंत मर जाता। जब कुर्सी चुनने की बारी आई तो चालाक तदायासु ने फिर से चाल चली। उसने नए खिलाड़ी टोमोया से कहा कि वो पहले चुने। टोमोया ने कहा कि नया होने के नाते बाकी लोगों को पहले चुनना चाहिए, लेकिन पुराने खिलाड़ी एकजुट हो गए और जोर दिया कि टोमोया ही पहले चुने। उनका तर्क था कि शायद टोमोया ये खेल पहले खेल चुका है, इसलिए वे देखना चाहते थे कि वो कौन सी कुर्सी चुनता है। ये सुनकर टोमोया बिना झिझक के किसी भी कुर्सी पर बैठ गया। उसके बैठते ही बाकी खिलाड़ियों ने पत्थर कागज कैंची खेली और जो जीता उसने टोमोया की सीट ले ली। टोमोया ने मुस्कुराते हुए अपनी सीट छोड़ दी और किसी दूसरी कुर्सी पर जाकर बैठ गया। उसे लगता था कि ये खेल पूरी तरह किस्मत पर निर्भर है, इसलिए चालाकी से कुछ हासिल नहीं होगा। जब सबने अपनी अपनी कुर्सियां चुन ली, तात्सुनोसुके ने जूते मोजे उतारकर धातु की प्लेटों पर नंगे पैर खड़ा होने को कहा। इस गेम में टोमोया मारा गया। अब नया जीवन मृत्यु का खेल शुरू हुआ, इस बार 5 तरह के मशरूम के साथ। इनमें से एक मशरूम बेहद जहरीला था, जिसे खाने वाला दर्दनाक मौत मरता। नियम था कि 5 खिलाड़ी बारी बारी से एक मशरूम चुनेंगे, लेकिन जो मशरूम चुना जाएगा वो खुद के लिए नहीं, किसी और के लिए होगा। जिसे मशरूम दिया जाएगा उसे वो खाना होगा, मना करने की इजाजत नहीं थी। न्याय के लिए उन्होंने ताश के पत्तों से क्रम तय किया। जिसका कार्ड सबसे बड़ा होगा वो पहले चुनेगा। तदायासु भाग्यशाली रहा, उसे किंग ऑफ हार्ट्स मिला। दूसरे नंबर पर ताइची था, जिसे 7 मिला। सबसे बदकिस्मत एरिको थी, जिसे 2 मिला। कोमाकी ने उसे दिलासा देते हुए कहा कि कम से कम 1 तो नहीं आया। ये कहते हुए कोमाकी ने अपना कार्ड उठाया और देखा कि वो छोटा नंबर था। एरिको हंस पड़ी, उसे राहत मिली। अब यूको की बारी थी। उसने आत्मविश्वास से अपना कार्ड दिखाया, किंग ऑफ स्पेड्स। हालांकि तदायासु के पास भी किंग था, लेकिन योको का स्पेड हार्ट से बड़ा था, इसलिए पहला चुनाव उसे मिला। उसने लंबे समय तक ध्यान से हॉटपॉट को देखा और जो मशरूम सबसे जहरीला लग रहा था वही चुना। आखिर दूसरों को जहर देकर ही वो खुद को सुरक्षित रख सकती थी। उसे तदायासु से सबसे ज्यादा नफरत थी, इसलिए उसने मशरूम उसके सामने रख दिया। अब तदायासु की बारी आई। उसने सबसे चमकीले रंग वाला मशरूम चुना। सबको लगा वो योको को देगा।
लगा, लेकिन उसने अचानक वो मशरूम ताइची के सामने रख दिया। ताइची तीसरे नंबर पर था। वो किसी की मौत का कारण बनना नहीं चाहता था, इसलिए उसने सबसे कम जहरीला दिखने वाला मशरूम चुना और योको को दे दिया। अब खेल दिलचस्प हो गया, क्योंकि सिर्फ कोमाकी और एरिको बचे थे और दोनों को एक दूसरे के लिए मशरूम चुनना था। अचानक एरिको ने बेझिझक पूछा कि क्या कोमाकी जानती है कि कौन सा मशरूम जहरीला है। कोमाकी हैरान रह गई। एरिको ने जल्दी से कहा कि उसने कोमाकी को हमेशा अपनी बहन की तरह माना है। वो एक जुआरी थी, उसे मरने से डर नहीं था, लेकिन कोमाकी का भविष्य उज्जवल था, इसलिए वो चाहती थी कि कोमाकी जिंदा बचे। फिर एरिको ने कोमाकी से पूछा। कोमाकी की आंखों में आंसू भर आए। ध्यान से देखकर उसने बताया कि दाईं ओर वाला पीला मशरूम जहरीला है। लेकिन जैसे ही कोमाकी ने ये कहा, एरिको ने उसी जहरीले मशरूम का कटोरा उठाकर मुस्कुराते हुए कोमाकी के सामने रख दिया। बेचारी कोमाकी समझ गई कि उसे धोखा दिया गया है। कोमाकी बहुत गुस्से में थी, लेकिन अब कुछ कहने के लिए बहुत देर हो चुकी थी। तत्सुनुस्के के आदेश पर खिलाड़ियों ने मशरूम खाना शुरू किया। चाहे वो चाहते हों या नहीं, चाहे पसंद हो या नहीं, उन्हें सब कुछ खाना ही पड़ा। इसके बाद शुरू हुआ लंबा इंतजार देखने के लिए कि कौन मरेगा। सबको कोमाकी पर दया आई। योको ने तो कोमाकी के नाखून भी लाल रंग से रंग दिए। कोमाकी मुस्कुराई और बोली कि मरते वक्त सुंदर दिखना बुरा नहीं है। लेकिन तभी एक बड़ा मोड़ आया। एरिको को अचानक सांस लेने में तकलीफ होने लगी और वो दर्द में गिर पड़ी। एरिको ने सोचा था कि उसने कोमाकी को बेवकूफ बनाया है, लेकिन आखिर में उसे समझ आया कि असली मूर्ख वो खुद थी। अपनी चालाकी की कीमत एरिको को अपनी जान देकर चुकानी पड़ी। एरिको को तड़पते हुए मरते देखकर कोमाकी जोर जोर से हंसने लगी। उसकी हंसी सुनकर सबके रोंगटे खड़े हो गए। किसी ने नहीं सोचा था कि सिर्फ 16 साल की लड़की इतनी निर्दयी हो सकती है। तदायासु इतना गुस्से में था कि वो कोमाकी को मारने ही वाला था, लेकिन यह किस्मत का खेल था जिसमें चालाकी से कुछ हासिल नहीं होता था। जल्द ही छठा और सबसे रोमांचक राउंड शुरू हुआ। ये अब तक का सबसे डरावना राउंड था। 4 खिड़कियों के ऊपर एक में गिलोटिन लगाई गई थी। जो हारता उसका वहीं सर काट दिया जाता। खेल शुरू होने से पहले ताइची डर के मारे पेशाब कर बैठा। उसने कहा कि मौत का इंतजार करना बहुत डरावना है, तो क्या वो पहले से तैयार हो सकता है। तात्सुनुस्के ने उसकी बात समझी। ताइची को शांत करने के लिए उसने सबके लिए संगीत बजाया। फिर तात्सुनुस्के के कहने पर चारों खिलाड़ियों ने खिड़की से अपने सिर बाहर निकाले। सबके दिल में डर था, लेकिन बड़े इनाम का लालच उन्हें पीछे नहीं हटने दे रहा था। शायद डर बहुत ज्यादा था, इसलिए खेल खत्म होने के बाद कोई भी हिला नहीं। कुछ देर बाद ताइची जमीन पर गिर पड़ा। उसके बाद योको ने 2 कदम पीछे लिए और गिर पड़ी। शायद उसके पैर अब संभल नहीं रहे थे। सबसे प्रभावशाली उचियामा था। वो पहले पुलिस वाला रहा था और इस कठिन परीक्षा के बाद भी वो सीधा खड़ा रहा। वो उत्साहित होकर बोला कि यही असली रोमांच है और जोर से हंस पड़ा। सबकी नजर अब कोमाकी पर थी, क्योंकि बाकी 3 लोग बच गए थे तो बदकिस्मत वही थी। जैसा उसने कहा था, वो अपने रंगे हुए नाखूनों के साथ खूबसूरती से मर गई। इस राउंड का इनाम था हर खिलाड़ी को 70 मिलियन येन। योको के पिछले इनामों को मिलाकर अब उसके पास 200 मिलियन येन से ज्यादा थे। इतना पैसा उसके सारे कर्ज चुकाकर आराम से जिंदगी बिताने के लिए काफी था। तात्सुनुस्के ने उसे सलाह दी कि पैसा लेकर नई जिंदगी शुरू करे, लेकिन सबकी हैरानी के लिए उसने इनकार कर दिया। यही जुआरी की सोच होती है। हारने पर नुकसान वापस पाना चाहते हैं और जीतने पर और जीतते जाना चाहते हैं। ताइची भी योको जैसा ही था। हालांकि उसका इनाम उसके सारे कर्ज से कहीं ज्यादा था, फिर भी वो खेल छोड़ना नहीं चाहता था। सबसे ढोंगी उचियामा था। उस पर भारी कर्ज था, फिर भी वो कहता था कि पैसे की उसे परवाह नहीं, उसे बस रोमांच पसंद है। अब ये समझ लो कि छठा राउंड शुरू होने से पहले तदायासु अचानक गायब हो गया था। खेल के नियमों के अनुसार छठे राउंड में 4 खिलाड़ी जरूरी थे, इसलिए आयोजकों ने उचियामा को बुलाया। उचियामा कर्ज में डूबा हुआ था और बहुत दबे जीवन जी रहा था। अब जब उसे मौका मिला तो वो सब कुछ दांव पर लगाने को तैयार था। इस वक्त तक उचियामा ने 70 मिलियन येन जीत लिए थे। अगर वो अगला राउंड भी जीत जाता तो उसके पास अपने सारे कर्ज चुकाकर 100 मिलियन येन बचाने के लिए काफी पैसा होता। जहां तक तदायासु के गायब होने का सवाल है, वो मैं बाद में बताऊंगा। फिर शुरू हुआ और भी रोमांचक 7वां राउंड। टेबल पर रखी क्रॉसबो इतनी शक्तिशाली थी कि किसी की छाती को आसानी से भेद सकती थी। खेल के नियम सरल थे। तीनों खिलाड़ी अपनी अपनी कुर्सी चुनते और सीट बेल्ट बांध लेते। फिर तत्सुनोसुके खुद क्रॉसबो को घुमाता। अगर तीर किसी को नहीं लगता तो खेल फिर से शुरू होता। ये तब तक चलता जब तक किसी के सीने में तीर न लग जाए। फिर सवाल उठा, अगर तीर किसी खिलाड़ी को लगा लेकिन वो तुरंत नहीं मरा तो क्या उसे यूं ही तड़पने दिया जाए या खत्म कर दिया जाए। तत्सुनोसुके
तत्सुनोसुके ने उन्हें आश्वासन दिया कि चिंता मत करो, तीर की दिशा पहले से तय है, वो सीधा खिलाड़ी के दिल पर जाएगा। अब सीट चुनने की बारी आई। ताइची तेजी से आगे बढ़ा और मुख्य सीट पर बैठ गया और बेल्ट बांधकर बता दिया कि ये जगह उसकी है। उचियामा पहले झिझका। उसने पहले उस सीट को चुना जो क्रॉसबो के सामने थी, लेकिन फिर विचार बदलकर पीछे वाली सीट पर बैठ गया। योको हमेशा की तरह आत्मविश्वास से भरी थी। वो ताइची के बगल वाली सीट पर बैठ गए। सब अपनी अपनी जगह बैठ गए, लेकिन खेल शुरू होने ही वाला था कि उचियामा ने अचानक टाइम आउट मांगा। वो बोला कि उसके बगल वाली सीट बेहतर लग रही है, तो उसने जगह बदल ली। सबकी फिर से बैठने के बाद तत्सुनोसुके आगे आया और मशीन चालू की। फिर उसने खेल की आधिकारिक शुरुआत की घोषणा की। ये कहना झूठ होगा कि कोई डरा नहीं था। सबका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। हर किसी को डर था कि अगला नंबर कहीं उनका न हो जाए। जब पहिया तेजी से घूम रहा था तब सब शांत थे, लेकिन जैसे ही उसकी गति धीमी हुई, डर बढ़ता गया। तत्सुनोसुके तक डर के मारे अपनी ढाल उठा ली। उसी समय किसी ने उम्मीद नहीं की थी कि क्रॉसबो उसी सीट की ओर घूमेगा जहां उचियामा पहले बैठा था। खुशकिस्मती से उसने सीट बदल ली थी, वरना वो वहीं मारा जाता। चूंकि पहले राउंड में तीर किसी को नहीं लगा, तो खेल फिर से शुरू होना था। लेकिन दूसरे राउंड की शुरुआत से पहले ही उचियामा ने फिर से गड़बड़ शुरू कर दी। उसने फैसला किया कि वो उसी सीट पर जाएगा जहां कुछ समय पहले क्रॉसबो का तीर लगा था, क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता था कि एक ही जगह पर दोबारा निशाना साधा जाए। खेल दोबारा शुरू हो गया। इस समय ताइची और योको दोनों डर से कांप रहे थे, लेकिन उचियामा के चेहरे पर आत्मविश्वास छलक रहा था, जैसे जीत पहले से ही उसकी हो। लेकिन क्या जिस जगह पर तीर पहले लगा था वहां दोबारा निशाना नहीं साधा जाएगा? खेल खत्म होने के बाद ताइची ने योको को ढूंढा। उसने कहा कि उन्होंने काफी पैसा जीत लिया है और अब खेल जारी रखने की कोई जरूरत नहीं है। वो इनाम लेकर खेल छोड़ देना चाहता था। इस तरह दोनों की जान बच जाएगी। हालांकि योको लालची थी, लेकिन वो जानती थी कि ताइची सही कह रहा है। उसी समय तत्सुनोसुके ने बुरी खबर दी। फाइनल में पहुंचने वाले खिलाड़ी अब खेल छोड़ नहीं सकते। अगर कोई बीच में छोड़ता है तो दोनों का इनाम जब्त कर लिया जाएगा। ये सुनकर योको बहुत गुस्सा हुई। उन्हें बताया गया था कि वो किसी भी समय जीते हुए पैसे लेकर जा सकते हैं, और अब ये नियम बदल दिया गया था। ये तो सीधा धोखा था। तत्सुनोसुके ने ठंडे स्वर में कहा, अंतिम फैसला दुकान का होगा। अब उनके पास केवल दो रास्ते थे। पहला, बिना पैसे के खेल छोड़ देना, लेकिन उनके ऊपर इतना कर्जा था कि जिंदगी मौत से भी बुरी हो जाती। दूसरा, खेल जारी रखना। हालांकि उनमें से सिर्फ एक ही जिंदा बचेगा, लेकिन जीतने वाले को 780 मिलियन येन मिलेंगे और उसे कभी पैसों की चिंता नहीं करनी पड़ेगी। फायदे और नुकसान सोचने के बाद योको ने दूसरा रास्ता चुना, लेकिन अगर ताइची ने खेलने से मना किया तो योको को कुछ नहीं मिलेगा। ताइची को मनाने के लिए योको ने उसी रात उसे अपने कमरे में बुलाया। अगले दिन वो दोनों तय समय पर खेल के स्थान पर पहुंचे। वहां 8 रस्सियां थीं, जिनमें से कुछ के अंदर लोहे की भारी गेंदें बंधी हुई थीं। खेल का नियम आसान था। दोनों बारी बारी से एक रस्सी काटते रहेंगे जब तक किसी की रस्सी कटने से वो ऊपर से नीचे न गिर जाए। पहली नजर में ऐसा लगता था कि कौन सी रस्सी भारी गेंद पकड़े हुए है ये पता लगाया जा सकता है, लेकिन ये जीवन और मृत्यु का खेल था, इसलिए इतना आसान नहीं हो सकता था। 8 रस्सियों का क्रम नीचे बदल दिया गया था। यहाँ तक कि तत्सुनोसुके भी नहीं जानता था कि कौन सी कौन है। इसलिए खिलाड़ियों को बस अपने अंदाज और किस्मत पर भरोसा करके रस्सी काटनी थी। अगर किसी ने सामने वाले की रस्सी काट दी तो वो बच जाएगा, लेकिन अगर अपनी ही रस्सी काट ली तो मौत पक्की। न्याय के लिए उन्होंने तय किया कि पहले कौन काटेगा ये पत्थर कैंची कागज के खेल से तय होगा। योको की किस्मत अच्छी थी, वो जीत गई, लेकिन इस छोटे खेल को जीतने का मतलब ये नहीं था कि वो असली खेल भी जीत जाएगी। कैंची हाथ में लेकर योको काफी देर झिझकी, फिर उसने एक रस्सी काट दी। खुशकिस्मती से वो उसकी अपनी रस्सी नहीं थी। दोनों ने राहत की सांस ली। अब ताइची की बारी थी। दोनों अब तक सुरक्षित थे, लेकिन इसका मतलब यह था कि खेल जारी रहेगा। हर बार एक रस्सी कटने के साथ मौत का खतरा बढ़ता जा रहा था। वो सोच रहे थे कि अगली बारी सामान्य होगी, लेकिन तभी ताइची ने अचानक योको को पकड़ लिया। इतना समय साथ बिताने के बाद उनके बीच भावनाएं पनप गई थीं। अगर आयोजक उन्हें खेल छोड़ने देते तो वो अब तक खुशहाल जिंदगी जी रहे होते। उसी पल योको ने अपना राज बताया। असल में तत्सुनोसुके उसका पिता था, लेकिन इससे उसकी किस्मत नहीं बदली और अंत में वो खेल से बाहर हो गई। आखिर में ताइची 800 टन के लोहे के गोले के भार को सहन नहीं कर पाया। मरते समय उसने तत्सुनोसुके को दोष दिया कि उसने अपनी बेटी को इस खतरनाक खेल में भाग लेने से क्यों नहीं रोका, लेकिन तत्सुनोसुके ने कहा कि ये उनका खुद का फैसला था। एक कर्मचारी होने के नाते उसे खेल के दौरान निजी बातें करने की मनाही थी। फिर वो रोते हुए खेल का नतीजा घोषित करता है। अंतिम विजेता ताइची था,
जिसे कुल 780 मिलियन येन मिले। अब एक नया सवाल उठा, ताइची इतना सारा नकद कैसे ले जाएगा? अगर वो सूटकेस में भरता तो कम से कम 8 सूटकेस लगते, जिन्हें अकेले ले जाना असंभव था। अगर डाक से भेजता तो सुरक्षा की कोई गारंटी नहीं थी। ऐसे में तत्सुनोसुके ने सुझाव दिया कि चेयरमैन से बात करके चेक जारी करवाया जाए। ये सुनकर ताइची के चेहरे पर एक अजीब मुस्कान आई। अब असली खेल का पर्दाफाश होने वाला था। लेकिन ताइची हैरान रह गया जब उसने देखा कि बॉस उसका पुराना जानकार ज़ेनिया था। ये कैसे संभव था? क्या ज़ेनिया तीसरे राउंड में डूब नहीं गया था? वो अचानक चेयरमैन कैसे बन गया? असल में ज़ेनिया ने उनसे झूठ नहीं बोला था। वो पहले सच में डॉक्टर था और कर्ज न चुका पाने के कारण आत्महत्या करने जा रहा था। लेकिन जब वो इमारत से कूदने ही वाला था, उसे एहसास हुआ, अगर मैं मरने से नहीं डरता तो जीने से क्यों डरूं? उस दिन से उसकी किस्मत चमक गई। कुछ ही सालों में उसने अरबों येन कमा लिए। पैसे आने के बाद उसने इंसानी किस्मत पर शोध शुरू कर दिया और लोगों को खेलों में भाग लेने के लिए बुलाने में सारा पैसा खर्च कर दिया। आश्चर्य की बात यह थी कि उसे सच में इसका रहस्य मिल गया। अपने शोध को प्रमाणित करने के लिए उसने खुद भी खेलों में भाग लिया। पहले राउंड का जहरीला शराब, दूसरे राउंड का रशियन रूलेट, ये सब असली थे, क्योंकि कंप्यूटर पहले बता देता था कि कौन मरेगा, इसलिए उसे डर नहीं था। लेकिन तीसरे राउंड से पहले कंप्यूटर ने दिखाया कि अब उसकी किस्मत सबसे निचले स्तर पर है। और वाकई उसकी अच्छी किस्मत खत्म हो गई थी। मरने से बचने के लिए उसने पानी के टैंक में ऑक्सीजन ट्यूब छिपा रखी थी, जिससे वो बच गया। उसने ताइची को ये सब इसलिए बताया क्योंकि वो एक आखिरी प्रयोग करना चाहता था, ताइची और तात्सुनोसुके को आमने सामने लाना। तात्सुनोसुके भी एक लकी व्यक्ति था, पिछले डेथ गेम का चैंपियन। खेल को और रोचक बनाने के लिए ज़ेनिया ने 10 अरब येन का इनाम रखा। ये सुनकर तात्सुनोसुके लालच में आ गया, क्योंकि उसकी पत्नी ने कर्ज के कारण आत्महत्या कर ली थी। चैंपियन बनने के बाद उसने इनामी राशि से एक संस्था खोली थी जो आत्महत्या की प्रवृत्ति वाले लोगों की मदद करती थी। लेकिन वो गैर लाभकारी संस्था थी, इसलिए पैसा जल्दी खत्म हो गया। अब अगर उसे ये 10 अरब येन मिल जाए तो वो और लोगों की मदद कर सकेगा, अपनी पत्नी के लिए एक प्रायश्चित की तरह। कंप्यूटर ने पहले ही इस लड़ाई का नतीजा निकाल लिया था, लेकिन उसे साबित करने के लिए असली प्रयोग जरूरी था। सिर्फ साहसिक परिकल्पना और सावधानी पूर्वक परीक्षण से ही किस्मत का सच पता चल सकता था। ज़ेनिया के बहुत समझाने पर आखिरकार ताइची मान गया। लेकिन क्या कंप्यूटर का अनुमान सच साबित होगा? ज़ेनिया ने दोनों को जानलेवा जहर का इंजेक्शन लगाया और उन्हें पत्थर, कैंची, कागज का खेल खेलने को कहा। हर जीत पर एक एंटीडोट यानी जहर का इलाज मिलता था, लेकिन जहर पूरी तरह खत्म करने के लिए कम से कम 3 बोतलें चाहिए थीं और कुल 5 बोतलें ही थीं, यानी एक की मौत तय थी। जहर लगाने के बाद ज़ेनिया ने अपनी जेब से 2 लिफाफे निकाले। सफेद लिफाफे में 10 अरब येन का चेक था और काले लिफाफे में उस खिलाड़ी का नाम था जिसे कंप्यूटर ने हारने वाला बताया था। खेल शुरू हुआ, दोनों बराबरी पर थे और ज़ेनिया जोर से हंसने लगा। ये था 2 चैंपियनों के बीच का मुकाबला। तात्सुनोसुके ने पहला राउंड जीता और ज़ेनिया ने तुरंत उसे एक एंटीडोट की बोतल दे दी। अब सिर्फ 4 बोतलें बची थी। हार की स्थिति में पहुंचते हुए ताइची गुस्से से भर गया और चिल्लाया, अगर तुम्हें पहले से पता है कि कौन हारेगा तो तुम ये सब खेल क्यों खेल रहे हो? ज़ेनिया ने समझाया कि अगर वो ये बात बता देता तो ये टेस्ट के नतीजों को प्रभावित कर सकता था। उदाहरण के लिए, खेल में कंप्यूटर के अनुसार 7वें राउंड में तदायासु को क्रॉसबो से मरना था, लेकिन क्योंकि तदायासु ने गंदे तरीके से कोमाकी के साथ मिलकर पैसे चुराए थे, आखिर में उसे कोमाकी नहीं मार दिया। इससे खिलाड़ियों में बदलाव हुआ और उचियामा की एंट्री हुई। इस वजह से कंप्यूटर के शुरुआती नतीजों की पूरी तरह पुष्टि नहीं हो पाई। अगर अब जवाब बता दिया जाता तो कोई गारंटी नहीं थी कि हारने वाला कुछ अजीब हरकत न करे, और यही चीज ज़ेनिया नहीं चाहता था। खेल जल्दी ही दूसरे राउंड में पहुंच गया। इस बार ताइची जीत गया, दोनों फिर से बराबरी पर आ गए। लेकिन तीसरा राउंड तात्सुनोसुके ने जीत लिया। अब सिर्फ 2 एंटीडोट की बोतलें बची थीं। अगर तात्सुनोसुके एक बार और जीत जाता तो खेल खत्म हो जाता, लेकिन लगता था कि खेल इतनी जल्दी खत्म नहीं होना चाहता था। चौथा राउंड ताइची ने जीत लिया और फिर से बराबरी हो गई। अब 5वां राउंड उनके लिए जीवन मृत्यु का मैच बन गया। इसी समय ताइची ने अचानक कहा कि उसे ऑमलेट राइस खाना है। ज़ेनिया ने उसकी बात तुरंत समझ ली, क्योंकि जब वो तीसरे राउंड में डूबने वाला था तो वो नाटो खाने के बारे में सोच रहा था। नाटो सुनते ही ताइची को याद आया कि वो इन दिनों रोज नाटो और इंस्टेंट नूडल्स खा रहा था। क्या इसके पीछे कोई कारण था? तात्सुनोसुके ने बताया कि ये खाना खास तौर पर ज़ेनिया ने तय किया था। नाटो, जिसमें विटामिन के और प्रोबायोटिक्स भरे होते हैं, शरीर की बायोलॉजिक लय को ठीक रखता है, और इंस्टेंट नूडल्स उससे भी ज्यादा असरदार होते हैं। वो नर्वस सिस्टम को उत्तेजित करके शरीर में एड्रेनलिन बढ़ाते हैं। इसी वजह से कोई भी खिलाड़ी पैसे जीतने के बाद खेल छोड़कर नहीं गया था। सब कुछ समझाने के बाद 5वां और आखिरी राउंड शुरू हुआ। इतने सारे बराबरी के
बाद लगता था दोनों की किस्मत बहुत मजबूत थी। आखिर में ताइची जीत गया। ज़ेनिया सावधानी से लिफाफा खोला। अंदर तात्सुनोसुके का नाम लिखा था। ऐसा लग रहा था कि कंप्यूटर का विश्लेषण सही था और ज़ेनिया ने सचमुच किस्मत का रहस्य खोज लिया था। लेकिन ताइची को इनमें से किसी चीज में दिलचस्पी नहीं थी। वो चेक लेकर वहां से चला गया। उसी वक्त ज़ेनिया ने देखा कि उसकी किस्मत अचानक बहुत तेजी से बढ़ रही है, ताइची से भी ज्यादा। ये देखकर उसने तुरंत ताइची को वापस बुलाया और एक गेम खेलने का प्रस्ताव दिया। उसने कहा अगर वो जीत गया तो वो इनाम की रकम वापस ले लेगा। ज़ेनिया को पूरा यकीन था कि वही जीतेगा, लेकिन अनप्रिडिक्टेबली वो हार गया। इसका मतलब था कि उसकी सारी रिसर्च गलत साबित हो गई। ज़ेनिया घबराकर डेटा चेक करने भागा, लेकिन देखा कि उसकी किस्मत तेजी से गिर रही थी और उसका शरीर कांपने लगा। असल में ये सारी किस्मत की रिसर्च सिर्फ एक मजाक थी। 10 अरब येन जीतने के बाद ताइची भी, जो इतने जीवन मृत्यु के हालात से गुजरा था, मानसिक रूप से थोड़ा अस्थिर हो गया था। यह शो साफ तौर पर जुआरियों के लालच को दिखाता है। एक बार जीतने के बाद वो दोबारा जीतना चाहते हैं, ये सोचे बिना कि वो अपनी जान भी गंवा सकते हैं। इसलिए हमें यह समझना चाहिए कि जुआ कितना खतरनाक होता है और इससे हमेशा दूर रहना चाहिए।